अगर हम आपसे कहें कि जो आपके 20 के दांत जो पाठ है हम आपको पूरे 20 मिनट में समझा सकते हैं पूरी आसान विधि से, तो हमें विश्वास है कि आपको ना किसी और का वीडियो देखने की जरूरत ना पड़ेगी जी। इतना आसान भाषा में हम आपको समझाने वाले हैं और ये बहुत ही ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि इस पार्ट से जो 20 के दांत है ना, इससे बहुत सारा सवाल बनता है एग्जाम में। और हाँ, हम आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाने वाले हैं, विश्वास करिए। चलिए हम आपको क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले बात समझिए आप लोग, जो 20 के दांत है ना, 20 के दांत जो आपका पाठ है, यह एक प्रकार की कहानी है। क्या है? कहानी। और इनके जो लेखक है, लेखक मतलब होता है जो ये कहानी लिखे हुए हैं, वह है नलिन बिलोचन शर्मा। क्लियर? कौन लिखे भैया? नलिन बिलोचन शर्मा। और इनका जो जन्म हुआ था ना, वह हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी। आपको लिखने का भी मौका देंगे, लेकिन अभी आप कॉपी कलम को बंद कर दीजिए और सारा ध्यान हमारी तरफ होनी चाहिए, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छी ढंग से बताने वाले हैं। चलिए, तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था, पटना के बंदरघाट पर। क्लियर? अब सवाल बन जाता है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना के बंदरघाट। और इनके जो पिता थे ना, इनका नाम था रामा अवतार शर्मा। क्लियर? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम रामा अवतार शर्मा था और इनकी माता का जो नाम था ना, वह था रत्नावती शर्मा। देखिए जितना भी टॉपिक बता रहे हैं ना आपको, ये इस टॉपिक से आप लोग का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और नलिन बिलोचन शर्मा की जो मृत्यु हुई थी, वह हुई थी 12 सितंबर 1961 ईस्वी। क्लियर? इतना आप जान चुके, नॉर्मली बेसिक जानकारी जान चुके कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 और पटना के बंदरघाट पर। और इनकी माता का नाम था रत्नावती शर्मा और इनके पिता का नाम था रामा अवतार शर्मा। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 12 सितंबर 1961 ईस्वी। तो चलिए हम आप लोग का इसी विश्वास को बिल्ड करने के लिए हम आपकी किताब स्टार्ट कर देते हैं, ताकि आपको यह भी ना लगे ना कि भैया हमको किताब नहीं पढ़ा रहे हैं। चलिए हम आपको किताब पढ़ाकर आपको पूरी जो कहानियाँ हैं बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। ओके, चलिए देखिए हम बात कर रहे हैं कि ये आपके 20 के दांत है। 20 के दांत पाठ है आप लोग का, दिख रहा है। और ये जो है आप लोग का, ये नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में जो लिखा गया है, क्योंकि जो 20 के दांत पाठ है ना, इन्होंने लिखी है, इन्होंने लिखे हैं। कौन? नलिन बिलोचन शर्मा। कहा गया ना आप लोग का किताब में, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी पटना के बदरघाट में हुआ। हम आपको पहले ही बताए थे कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था भैया? 18 फरवरी 1916 ईस्वी। कहाँ? पटना के बंदरघाट पर। उसके बाद वे जन्म ना भोजपुरी भाषाई थे, इस जन्म से ना भोजपुरी। अब बताओ, जिनका जन्म ही पटना में हो वो तो भोजपुरी सीखेगा ही सीखेगा। तो वही कहा गया ना, वे जन्मा भोजपुरी भाषी थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महाउपाध्याय पंडित रामा अवतार के ज्येष्ठ पुत्र थे। और सबसे बड़े पुत्र कौन थे? नलिन बिलोचन शर्मा। किनके? तो पंडित रामा अवतार शर्मा के। तो रामा अवतार शर्मा क्या हुए? इनके पिता हुए। क्लियर? और तथा माता का नाम रत्नावती शर्मा था। हम आपको पहले ही बताए हैं कि इनकी माता का जो नाम था ना, वो था रत्नावती शर्मा। कहा गया है ना, उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पंडित के साथ, कहा गया ना उनके व्यक्तित्व जानते हो क्या होता है? व्यक्तित्व मतलब होता है व्यक्ति का गुण। वही कहा गया है, उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की बड़ी भूमिका थी। कहा है ना, इनके व्यक्तित्व का भी पंडित नलिन बिलोचन शर्मा के जो व्यक्तित्व था, इनके व्यक्तित्व में इनके पिता का ना बहुत ज़्यादा महत्व था, एक अहम भूमिका थी। कहा गया ना, उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुई। कहाँ हुई? उनकी स्कूल की जो पढ़ाई थी ना, वह हुई थी पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई। और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने, किन्होंने? नलिन बिलोचन शर्मा ने उनकी, देखिए कहा गया है, बात समझिएगा। और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। किस विश्वविद्यालय से? तो पटना विश्वविद्यालय से। आपके यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा
हिंदी और संस्कृत एमए कहाँ से किए थे? तो कहाँ से किए थे मेरे प्यारे भाई? पटना विश्वविद्यालय। चलिए वहीं कहा गया है वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, कहाँ जैन कॉलेज कहाँ है? आरा है, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय से प्राध्यापक रहे। कहा गया है सन 1959 में, कब? सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग, क्या कहा गया है? सन 1959 में। देखिए हम आपको किताबें से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको यह ना लगे भैया हम किताबें ही पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम आपको किताब पढ़ाना उचित समझ रहे हैं, ठीक है। कहा गया है ना सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। तो पटना विश्वविद्यालय के नलिन बिल शर्मा कब अध्यक्ष बने थे? तो सन 1959 ईस्वी। कब मेरे प्यारे भाई? तो सन 1959 ईस्वी। और जो मृत्यु इनकी प्राप्त हुई थी वह हुई थी 12 सितंबर 1961 ईस्वी और इस पद पर बने रहे। समझ गए? तो पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कब बने थे? सन 1959 ईस्वी और सन 1959 ईस्वी, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 12 सितंबर 1961 ईस्वी। मतलब 2 साल बाद क्या इनकी हुई मृत्यु हो गई थी। अब कहा गया है, अब इनकी रचना के बारे में पढ़ेंगे हम लोग ताकि इनकी रचना क्या क्या है। कहा गया है हिंदी कविता में, क्या बेटा? हिंदी कविता में प्रबंधवाद के प्रवर्तक और नई शैली की आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है। इनकी रचनाएं जो है निम्न प्रकार से हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी रचना है। पहला है दृष्टिकोण, क्या है? दृष्टिकोण। दूसरा है साहित्य का इतिहास दर्शन। तो आप कहिएगा भैया आप हमें यह बताइए कि जो आप रचना बोल रहे हो क्या इससे एग्जाम में सवाल बनता है? हाँ, इनसे एग्जाम में सवाल बनता है। और कह देना दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो आपको बताना होगा नलिन बिल शर्मा की। आप हमारी बात को समझे। वहीं कहा गया है दृष्टिकोण साहित्य का इतिहास दर्शन मानदंड हिंदी उपन्यास विशेषज्ञ प्रेमचंद्र, क्या जी? प्रेमचंद्र साहित्य तत्व और आलोचना। आलोचना मतलब होता है किसी बारे में कहना। आलोचनात्मक ग्रंथ 20 के दांत और 17 असंग्रहित और पूर्व छोटी कहानियाँ, कहानी संग्रह केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन के प्रबंध और नकेन के 2 सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ हैं। किनके? नलिन बिलोचन शर्मा के। तो भैया आप कहिएगा कि भैया आप ही बताइए कि इसमें सवाल कौन कौन से बन जाएंगे ऑब्जेक्टिव, अभी हमसे क्लियर कर दीजिए। सवाल आ जाएगा ना साहित्य का इतिहास दर्शन के रचनाकार कौन है? तो आपको बताना होगा नलिन बिलोचन शर्मा। आइए कहा गया है ना आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा के कविताओं से हुआ। किनकी? नलिन बिलोचन शर्मा के कविताओं से हुआ और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए। किनके? नलिन बिलोचन की कहानियों से। क्या? मनोवैज्ञानिक। मन में जो मनोवैज्ञानिक मानव क्या क्या सोच सकता है, इनके बारे में इनकी कहानियों में सब उल्लेख किया गया है। और हम आपको बता दें कि जो आपके 20 के दांत जो पाठ है ना ये भी एक प्रकार का ना कहानी है। क्या है? कहानी ही है मेरे प्यारे भाई। चलिए कहा गया है आलोचना में वह आधुनिक शैली के समर्थक थे। कौन? नलिन बिलोचन शर्मा। वे कथ्य शिल्प भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के अग्रणी लेखक थे। उनमें प्राय परंपरागत दृष्टि एवं शैली के निषेध एवं आधुनिक दृष्टि के समर्थन और आलोचना उनकी भाषा गठी हुई और संकेतात्मक था नहीं है ठीक ना। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों में नया जीवन दिया। किन्होंने? नलिन बिलोचन शर्मा ने, जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठापित हुए और आज भी वह सारी कहानियाँ चल रही है। अब आप ही बताइए कि इनकी मृत्यु जो है नलिन शर्मा की 1961 में हुआ है और हम कितने में हैं? 2026 में। अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं नहीं? हाँ भैया पढ़ाई तो कर रहे हैं। तभी इनकी भी बात समझ रहे हो, जो इनकी रचनाएं हैं ये इतिहास में लिख दिया गया है, अमर है। हमसे जो बेटे आएंगे मेरे वो भी इनके बारे में पढ़ेंगे, उससे जो बेटा आएगा वो भी पढ़ेगा। हो सकता है कि टेक्नोलॉजी आगे चल जाए।
चलिए अब देखिए, अब यहाँ से आप लोग का 20 के दांत शुरू होता है। जो कहानी, अब कहानी शुरू होती है। कहानी में क्या है, कहानी में क्या नहीं है, आइए। कहा गया ना, यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानी नामक कहानी संग्रह से ली गई है। जो कहानी पढ़ने वाले हो, यह कहानी 20 के दांत कहानी तथा अन्य कहानियों नामक कहानी संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्य वर्ग, जैसे हम लोग मध्य वर्ग के लोग हैं, कहा गया यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंधविरोधियों को उजागर करती है। ये जो कहानी है 20 के दांत, ये मध्य वर्ग के लोगों को उजागर करती है कि देखिए आप वो गलती मत कीजिए जो लोग गलती करते हैं। और इसमें कहा गया ना कि महल वाले हमेशा झोपड़ी वाले को दबाते हैं। सच बात है। अब आपको जब पढ़िएगा आगे तो आपको लिखा है इसमें सारी बात। कहा गया ना, कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है, क्या है, सामाजिक क्या है, ठोस संदर्भ है, इनके बारे में बताया गया है, वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी है और ऐसा ही लोग करते भी हैं। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर एक और सेन साहब जैसों की एक और श्रेणी उभरती है। और इसमें कहा गया है, इसी कहानी में एक सेन साहब है जिससे जीवन कहानी है उजागर होती है। जो अपनी महत्वाकांक्षा मतलब अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। कहा जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफ़ेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। कौन, सेन साहब वही कह रहा है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें कहा गया ना कि लिंग के आधार पर किस प्रकार संस्कार को दबाया जा रहा है, आपको इसमें मिलेगा। जो लड़की लोग हैं ना, लड़की लोग को ना बहुत ही शासन रखा जाता है, लेकिन लड़के लोग को नहीं। सेन साहब अपने बेटियों को ना बहुत शासन नहीं रखते थे, लेकिन बेटियों को कुछ दबाव ज़्यादा डालते थे। और आज भी समाज में वैसा ही होता है, सबके समाज में वैसा ही होता है। आज भी बच्चे जो है उनको दबाया जाता है। आइए, फिर भी हम पढ़ रहे हैं, आप लोग किताब का है, देखिए हमको ना आपको नंबर से मतलब है, सच में बोल रहे हैं, ताकि आप अच्छे समझ जाइए और आप अच्छे एग्जाम में अच्छे कर जाइए। कहा गया है ना कि लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा, जो गिरधर है ना, गिरधर ये नौकरी पेशा करता है किन में, सेन साहब की फैक्ट्री में। कौन, गिरधर। और गिरधर बेटा ना मदन थे। आपको कहानी में आगे सुनने को मिलेगा। कहा गया है कि नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। और सच में अगर कोई व्यक्ति महल वाला है और उसके पास व्यक्ति झोपड़ी में चल जाए तो उनको बहुत दबाया जाता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोल पाते हैं और वो अपने आप को उसके अंदर संघर्ष करते रहते हैं कि ऐसा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलो मालिक है, मालिक बोलते क्या दिक्कत। बस मेरे कहने का अर्थ है कि हमेशा आप देखोगे जो बड़े लोग होते हैं, अगर हम आपको समझा दे रहे हैं, बात समझिए। अगर मोटरसाइकिल वाले को साइकिल वाले से धक्का लग जाए तो साइकिल वाले को वो दबाएगा। अगर हम बात कर दे और कार वाले को मोटरसाइकिल धक्का लग गया तो कार वाले मोटरसाइकिल को दबाएगा। अगर मोटरसाइकिल वाले को ट्रक वाले से अगर कार वाले को ट्रक वाले से धक्का लग गया तो कार जो ट्रक वाले होते हैं ना, वो उनको दबाएंगे। देखो मेरे कहने का एक ही अर्थ है, जिसके पास शक्ति है वह कमजोर व्यक्तियों को दबाता ही दबाता है। समझ गए? हाँ भैया, चलिए। कहा गया है यह कहानी सामाजिक भेदभाव, क्या, यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ को छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता और मानवाधिकार की महत्वपूर्ण बनकी पेशा आती नहीं करती है। कहा गया है ना, इस कहानी में जब पढ़िएगा ना आपको लिंग के आधार पर भेदभाव किए जाएंगे, आपको कैसे पालन पोषण किया जाता है उनका कुपरिणाम भी देखने को मिलेगा। तो अब आप लोग का 20 के दांत पाठ स्टार्ट होते हैं। कहा गया है सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। किनकी? सेन साहब की क्या मोटर कार काली चमकती हुई, किनकी? जो कार थी ना वो क्या थी? काली थी, काली चमकती हुई जैसे कोयल घोंसले में किसी कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर क्या था? नाज था। क्या था? नाज है।
किस कार पर? वो जो मोटर कार है ना, काले रंग की थी, जिससे सेन साहब की था नाज था, बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई थी। तो ये आपके एग्जाम में सवाल बन जाते हैं कि सेन साहब की कार कितने की थी? तो 7,500 की। कितने की? 7,500 की मेरे प्यारी बहना, मेरे प्यारे भाई। और आप लोग देख रहे हैं तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा, हमें विश्वास है। कहा गया है काला रंग चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। जो अपना मुंह है ना वो भी देख सकते हैं आप, ना होता है जैसे जैसे गाड़ी आती है नया नया, अपन चेहरा उसमें देखने दिख जाता है कि भैया ये तो हम चेहरा हम हैं। कहा है कहीं पर एक ढाबा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर के समान सामत ही समझो। सोफर ना ड्राइवर था, सोफर जो था वो कार का था, ड्राइवर था। मेम साहब की सख्त सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास भटकना ना पाए। खोखा का मतलब होता है बालक, बालिका, लड़का, लड़की। वही बोले कि गाड़ी के पास भटकना नहीं चाहिए, नहीं तो जो बच्चा लोग होते हैं ना बहुत शरारती होते हैं, कुछ गलती कर जाएंगे। कहा गया है लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है। किनकी लड़कियां? सेन साहब की। सेन साहब की 5 लड़कियां थी और बहुत बड़ी क्या थी? सुशील थी। 5 ठारी और शोभी लड़कियां, तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूर्त ही है। कहा गया जो सेन साहब की 5 लड़कियां थी ना, कुछ कहिए मत, इनके बारे में जितना कहा जाए ना उतना काफ़ी कम है। कहा गया है मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए ये सिखाया हो या ना हो, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए उन्हें इस बात की तालीम दी है। उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो उसके मतलब नहीं है, उन्हें क्या करनी चाहिए ये उनकी तमीज जो है, तो वही कहा गया तालीम जो दी गई है। बस लड़कियां क्या है? कठपुतलिया है। ये किसका कथन था? तो सेन साहब का। लड़कियां क्या है? तो कठपुतलिया है। आ जाता है एग्जाम में आप लोग का ये कथन है किस पाठ से? लड़कियां क्या है? कठपुतलिया है। यह कथन किस पाठ से है? श्रम विभाजन, जाति प्रथा, विष के दांत, परंपरा का मूल्यांकन, ये इनमें सब है। तो आपको याद होनी चाहिए कि लड़कियां क्या है, कठपुतलिया, ये तो एक भैया 20 के दांत के पाठ के अंतर्गत है। वही कहा गया है और उनके माता पिता को इस बात पर गौर है कि वो कभी किसी की चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है। कौन? सेन साहब की 5 लड़कियां। और उनके माता पिता बहुत ही खुश थे, बहुत ही खुश थे। वो चाह रहे थे कि मेरा जो बेटी है ये किसी प्रकार तोड़ फोड़ नहीं करती है, बहुत ही अच्छी बेटी है। कहा गया है वह दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। कौन? सेन साहब की लड़कियां। वो दौड़ती भी है खेलती भी है, ऐसा बात नहीं कि नहीं खेलती है, खेलती है लेकिन शाम के समय। मतलब उसको इतना शासन रखा गया कि वो किसी प्रकार से गलती काम नहीं कर सकती थी, उनको अच्छे व्यवहार दिए गए, ठीक ना। लेकिन वहीं जब खोखा की बात आता है, जब सेन साहब के बेटे की बात आता है, आपको आगे मिलेगा, ठीक है, वो बात आता है तो उसमें लोग कहते हैं कुछ भी कर जाए सब ठीक है। आइए, चूंकि उन्हें सिखाया गया है यह बातें उनकी सेहत के लिए क्या है? जरूरी है। वह ऐसी मुस्कुराहट अपने ओठों पर ला सकती है। कौन? सेन साहब की 5 लड़कियां। वही कहा गया वह ऐसी मुस्कुराहट अपने ओठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तरीकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे। सोसाइटी मतलब होता है जो आपके अगल बगल जो घर है ना, जो माहौल है ना, उससे कहते सोसाइटी, ठीक है, समाज। सोसाइटी की तरीकाएं भी उनसे सीखना चाहे तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं आज तक। कोई औरतें होती है, कोई लड़कियां होती है, पूरे खिलखिलाकर हा 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 ऐसे हंसती है, लेकिन उन्होंने कभी जो लड़कियां थी इनकी सेन साहब की, वो कभी किसी ने सुना नहीं ऐसे हंसते हुए। सेन साहब परिवार की मुलाकाती रस के साथ अपने शरारती बच्चों को खींचकर कहते हैं कि एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की भी लड़कियां है। अबे फूल का गमला तोड़, कहा गया ना, अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो सामान नहीं रह सकता है। और आज भी हम बात कर दे, आज भी हमारे घरों में ऐसा होता है। और मेरी माँ बोलती है कि अरे बेटा कि तुम लोग का घर में एक सामान भी नहीं रहता है, आप इतना शरारती कर देते हो, कुछ कहो मत। माँ बोलती है, माँ तो कभी अरे ही मारेगी, गाँव देहात में अरे ही मारती है माँ,
रतिया अभी तोरा वजह से ना एको सामान घर नहीं रह नया हित न जा तू मिठाई खा बोले तोरा वजह से घर में मिठाई भी नहीं रहा ताकि दो लोग के पानी पिया सके। ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल होता है, हमारे गांव में ऐसा होता है। तो कहा गया है सो जहां तक सेन परिवार की लड़की का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। और हम लड़कियों के बारे में बात कर दे तो उनसे सेन साहब की जो मोटर कार थी उससे कोई खतरा नहीं था। लेकिन खतरा किससे था? तो खतरा था खोखा से, और खोखा का नाम था कासू। और सेन साहब के पुत्र जो थे उनको खोखा कहते थे, ठीक है, उसका नाम था कासू। और हमें बता दें कि ये एग्जाम में सवाल बन जाता है कि सेन साहब की मोटर कार की खतरा किससे हो सकता था? मदन से, गिरधर से, खोखा से, या इनमें सभी? तो खोखा से। समझ गए? आइए, लेकिन खोखा भी तो है, खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। क्या है? सबसे छोटा है। पांचों लड़कियों में से क्या थी? सबसे छोटा भाई था। कौन? खोखा। कहा गया है खोखा ना उम्मीद बुढ़ापों का आंखों का तारा है। किसकी? सेन साहब की। कहा गया यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापा कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब को सचमुच बूढ़े नहीं लगते। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का लिखा गया आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों की बाकी न रह गई थी। खोखा के जीवन के नियम का अपवाद था। क्या था? इनके जीवन में क्या था? अपवाद था। ये कुछ भी गलती करते थे, इनके ऊपर जो शासन था वो शासन नहीं था, इनके ऊपर कोई कसाई नहीं थी, इनके ऊपर कोई कड़ाई नहीं थी ताकि इसको कोई दबाव देकर किसी काम करवा सके। वही कहा गया है खोखा के जीवन का अपवाद यह था कि यह अस्वाभाविक नहीं था। क्या था? यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद है। कहा गया है यह अस्वाभाविक नहीं था कि वो घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से। तो हम आपको फिलहाल ही बताया कि मोटर कार को किससे खतरा था? तो खोखा से। कहा गया बात ऐसी थी कि अब आइए कि सेन साहब की पांचों लड़कियों का नाम क्या है, हम इन बातों जान लेते हैं। क्लियर? समझ आ रहा है आप लोग को? बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों हुई थी। कौन? सेन साहब की पांचों लड़कियां। कौन कौन मेरे प्यारे बहना, मेरे प्यारे भाई? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये इनकी पांचों लड़कियां थी। और देते एग्जाम में देता है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आप लोग का आरती किनकी लड़कियां थी? तो सेन साहब की। किनकी? सेन साहब। देखिए आपके नहीं यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं तो हम आप लोग करा देते हैं। उनके लिए घर में अलग नियम थे। किनके लिए? उनकी लड़कियों के लिए दूसरी तरह की शिक्षा थी और खोखा के लिए दूसरी। कहा गया ना कि लड़कियों के लिए एक अलग नियम था घर में, और उनके जो शिक्षा थी ना वो दूसरे तरह की शिक्षा थी। लेकिन जब वही बात करें खोखा की तो खोखा के लिए अलग था। कहा गया खोखा के लिए अलग दूसरी। कहने को तो चलिए, कहने के लिए तो सेनों का कहना था। सेनो मतलब होता है सेन साहब। क्या होता है? सेन साहब। कहने के लिए सेनों का कहना था खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा। क्या ठहरा? अपने बाप का बेटा ठहरा। उसे तो इंजीनियर होना है। किनको होना है? इंजीनियर। तो यही आज एग्जाम में सवाल, सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर। क्लियर? अभी से उसे इसके लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसलिए ट्रेनिंग भी उससे वैसी दी जा रही थी। किनको? खोखा को। बात यह है कि खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों के बदल दिए थे। किनके व्यवहार से? भैया दुर्व्यवहार के कारण खोखा के दुर्व्यवहार, उस जो नियम था ना वो भी अपन सेन साहब बदल दिए थे। लिखा है बात यह है कि खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों के बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं। क्या आते हैं? सेन परिवार के दोस्त, मतलब सेन साहब के दोस्त आते हैं और कहते हैं, दोस्त आते हैं भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं। कौन रूम में बैठते हैं? बेटा कौन रूम में बैठते हैं? भड़कीले
ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने की चर्चा निकल पड़ती है। लेकिन जो भी कोई दोस्त आता है तो कुछ ना कुछ बातें वो करता रहता है, जिससे कुछ ना कुछ विषय ढूंढता है और उस पर बातचीत ज़्यादा करती है कि किसका लड़का क्या करेगा। बात क्या हो रही थी, चर्चा क्या हो रहा था, ये किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदर्शी के साथ फरमाते हैं, वो तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेन करेंगे। क्या करेंगे? अपने ढंग से ट्रेन करेंगे। कहा गया किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब जो थे वह बड़ी मौलिकता और दूरदर्शी के साथ फरमाते हुए कहते हैं, वो तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेन करेंगे। और बात करेंगे क्या कर रहे हैं, आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। कौन बोलते हैं? सेन साहब। आजकल की पढ़ाई लिखाई क्या है? फिजूल है। आजकल पढ़ाई क्या होती है? वो तो लिखा है, वो तो उसे अपनी तरफ बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। कौन? सेन साहब। किन को? अपने बेटे को। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं कि खोखा 5 साल का हो रहा है। कितने साल का हो रहा है? 5 साल का हो रहा है। और लोग कहते हैं ना, सेन साहब कहते हैं, आप देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है। खोखा कितने साल का हो रहा है? 5 साल का हो रहा है। लोग कहते हैं कि उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। किस स्कूल में? तो किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, उसके साथ कुछ नहीं। लेकिन मैंने अभी ये इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई आता है, जो मिस्त्री आता है, उसके साथ 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक किया करे। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से ही औजारों के वाकिफ हो जाएगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं करते। ये बोले ना सर साहब, हम चाहते हैं ना कि लोग तो कहते हैं ना, इससे आप ना गिरडरगार्टन स्कूल में भेज दीजिए, लेकिन मेरा कोई इंतजाम नहीं है अभी तक। हम चाहते हैं जो मेरे फैक्ट्री में जो बढ़ई आता है वो इनके साथ 2 या 1 घंटा काम करे, ताकि इनका जो ध्यान है औजारों से क्या हो जाए, वाकिफ हो जाए। तो आप लोग इस क्लास में अभी तक यहीं पढ़ाएंगे और इसके बाद हम आप लोग को अगले जो पार्ट 2 आने वाली है उसमें पढ़ाने वाले हैं। कोई दिक्कत? तो विश्वास है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। काफ़ी जितना ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं ना यहाँ से, तो आप लोग का हम 50% पढ़ा दिए हैं और 50% ही बाकी है, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, लव यू सो मच। आप मुझसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आप लोग अगले जो क्लास है आप लोग अगले वीडियो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग क्लास अच्छा लगा होगा ना, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम आपके वीरू भैया, हम आपके साथ हैं, ठीक है। लव यू सो मच मेरे प्यारे भाई, धन्यवाद। आप पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है सच में, ठीक है। बाय।